इंडिया के पास इस समय फाइटर जेट्स की कमी है। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोल चुकी है कि फाइटर जेट्स की कमी है, हम राफेल खरीदने जा रहे हैं और राफेल का एक ऑर्डर भी निकाला गया है। इतना बड़ा ऑर्डर है कि हम उनसे सोर्स कोड मांग रहे हैं, सोर्स कोड वो अभी देने के मूड पे नहीं है, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर वो हाथ से भी नहीं निकलना चाहते। ये कि इतने बड़े ऑर्डर के साथ हमें कुछ तो कंसेशंस मिलनी चाहिए, नहीं मिलेंगी तो हमारे इतने बड़े ऑर्डर का फायदा क्या है? कौन खरीदता है 150 के आसपास, 125, 150 फाइटर जेट्स? 5, 10, इससे ऊपर ऑर्डर बड़ी मुश्किल से आते हैं। 20, 25, 30 से ऊपर ऑर्डर तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर आते हैं, लेकिन हम 150 का ऑर्डर, सब बल्कि 125 के ऑर्डर दे रहे हैं, तो एक बड़ा चीज है। ऐसे में ही सारे के सारे जो फाइटर जेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का ये बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाए, लेकिन उसमें वो सोर्स कोड देने के लिए कोई तैयार नहीं। हाँ, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की बात है, रशिया की तरफ से ऑफर है कि हम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे Su-57 का, जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर है। Su-57 जो है एक अच्छा फाइटर जेट है, नो डाउट, लेकिन फिर वही कि क्या हम उसकी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में हमें सोर्स कोड मिलेगा, हमें इंजन टेक्नोलॉजी मिलेगी? ये एक क्वेश्चन बड़ा बनता है। Su-57 इंडिया को देना एक बड़ी वो है, एक बड़ा जिसको बोलते हैं ऑफर है। Su-57 जॉइंट प्रोडक्शन, मतलब हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो HAL करे या कोई और करे, लेकिन होगा प्रोडक्शन। और यहां प्रोडक्शन होगा तो इंडिया विल बी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर बनाए। टर्की का कान भी अभी तक सामने आया नहीं है। चाइना बोलता है कि उसके पास 6th जनरेशन है, लेकिन उसके 6th जनरेशन की जो सिचुएशन है वो सबको पता है। उसका 6th जनरेशन अभी तक सबके सामने नहीं आया। एक फोटो, 2 फोटो, एक वीडियो, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ आलोक पांडे जी, एनालिस्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। एक लंबे अरसे बाद आलोक जी से बात हो पा रही है। आलोक जी, ये 5th जनरेशन फाइटर यानी कि जो Su-57 ये बनाने की बात चल रही है इंडिया में, एक तो अगर ये बना तो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा, और ये रशिया इतना आतुर क्यों है कि हम इंडिया के साथ 5th जनरेशन फाइटर बनाएंगे? इंडिया की सारी बातें मानने चाह रहा है क्या? कुछ टेक्नोलॉजी का वो है या उसे बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया? देखिए, रशिया युद्ध में फंसा है, ये बात भी क्लियर है, और यूक्रेन वार के बाद उसकी इकोनॉमी वैसे भी डामाडोल है। हालांकि अब जिस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, उससे उसकी कुछ चीजें पूरी हो रही है, लेकिन रशिया को न केवल भारत का पैसा चाहिए, बल्कि भारत का साथ भी चाहिए। तो नहीं चाहता किसी भी कीमत पर कि भारत और अमेरिका के बीच में किसी तरह की बड़ी डील हो, जिससे उसे आर्थिक और नुकसान भी होगा, और एक अपना जो परम मित्र है भारत के साथ, उसके जो संबंध है, उस संबंधों को कंटिन्यू आगे बढ़ाना चाहता है। और देखिए रोहित जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम ऐसे राष्ट्र होते हैं जिनके साथ एक परमानेंसी होती है। रशिया और भारत के साथ हमेशा एक परमानेंट रिलेशन है। उसके साथ साथ अगर रशिया को आर्थिक लाभ भी मिलता है और अमेरिका से वो दूर करने में सक्षम रहता है, तो रशिया के तो दोनों हाथों में लड्डू है ना। अमेरिका के खेमे में भारत को जाने से रोकना उसका एक लक्ष्य है, दूसरा आर्थिक लाभ लेना, और भारत को भी इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखिए अमेरिका के जो फाइटर जेट है उसकी तुलना में F-35 देने की बात वो कर रहा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा। वो जिस रेट में दे रहा है उससे बहुत कम रेट में हमें Su-57 मिल जाएगा। तो भारत को भी इससे बहुत बेनिफिट है, भारत के अंदर बनेंगे। दूसरा बात है कि हम रशियन सिस्टम से बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे पास तो जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म है, आप देखिएगा कि उसी प्लेटफॉर्म में हम Su-57 को बनाएंगे Su-30 के प्लेटफॉर्म पे। तो भारत के लिए भी बेनिफिट है, लेकिन रशिया क्यों चाह रहा है, उसके 2 प्रमुख कारण है, पैसा, और दूसरा अमेरिका खेमे से भारत न जाए, उससे उसको बचाना। ये भी शायद रशिया का प्रमुख ऑब्जेक्टिव जरूर रहा है, और रशिया पूरी कोशिश करेगा कि भारत उसके साथ रहे। राइट, रशिया पूरी कोशिश करेगा भारत उसके साथ रहे, नो डाउट। सर, एक चीज और कि हम जो देख रहे हैं वो ये कि रशिया की टेक्नोलॉजी हमारे पास जो आ रही थी, उसमें इंडिया आज भी रशिया पे ही निर्भर है, टैंक्स हो या कोई और हो, रशिया पे ही निर्भर है सीधे सीधे, या बोले तो शिप्स के मामले में या कहीं पे भी। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि हम उसका F-35 खरीद लें, बहुत बार उसने ऑफर किया, नई बात बनी। इंजन देने के लिए कोई हमें तैयार नहीं, तो इंजन देने के लिए साफरान से भी बात हो रही है, और वो रोल्स रॉयस ने भी ऑफर किया कि इंजन ठीक है, आपका जो एमका है उसका इंजन हम जॉइंट प्रोडक्शन कर लेंगे इंडिया में। सारी चीजें
लेकिन ये टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है? हम नहीं बना पा रहे हैं, दूसरे लोग बना रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर। क्या हम एयरफोर्स की या एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी में काफी पीछे हैं, या प्रॉब्लम कहाँ है सर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं फाइटर जेट के, वो बहुत जटिल तकनीक है और स्टेप बाय स्टेप ही भारत उसे गेन कर सकता है। भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा, पॉलिटिकल विल रही, उसने कभी भी इसको लॉन्ग टर्म में इस तरह से डेवलप ही नहीं किया। हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे बहुत फोकस नहीं किया। हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बस फाइटर जेट खरीदे और उसके बाद उनका उपयोग किया या थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया। हमने अपनी स्वदेशी तकनीक पर उतना प्रयास नहीं किया। सबसे पहला प्रयास, जो मैं अगर बड़ा प्रयास देखता तो एलसी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत करी, तो हम बहुत लेट भी आए। और ये जो फाइटर जेट टेक्नोलॉजी है वो स्टेप बाय स्टेप ही हो सकती है। हम अपना स्वदेशी तकनीक पे सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो ये ट्रांजिशनल फेज है जिसमें बहुत लंबा समय लगता है इस तकनीक को डेवलप करने में, इस फेज को भरने के लिए हमें, क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है, चाइना जैसा पड़ोसी है, तो उससे हमें अपने आप को बचाने के लिए ये जो अभी हम उस तकनीक पर नहीं पहुंच पा रहे, उस गैप को भरने के लिए हमें इन फाइटर जेट की जरूरत है। भारत कई बार संकोच भी करता है इसीलिए कि हम पहले अपनी तकनीक डेवलप करें। इतना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो हमारी तकनीक जो डेवलपमेंट प्रोसेस में है वो एलचे के रूप में, तेजस 1 और 2 के रूप में और आगे जाने के रूप में वो प्रभावित हो सकती है। लेकिन जब बात भारत की सुरक्षा की आती है तो भारत फिर सोचता है कि ये जो ट्रांजिशनल फेज है इसमें सुरक्षा के लिए हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना ही पड़ेगा। तो ये भारत का संकोच भी है और भारत में लेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, इसीलिए सर हम अभी उस 5वीं पीढ़ी में उस तरह से एक्सपर्ट नहीं हुए। हम तो बहुत पीछे हैं, तो हमें समय लगेगा। 2035 के बाद कहीं स्थितियां हमारे लिए उतनी सुटेबल बनेगी। तब तक हमें रसिया से, अमेरिका से या जहां से भी हमें फ्रांस से डील मिले, बेस्ट डील मिले, बेस्ट नेगोशिएशन मिले, हमें उसे लेना पड़ेगा। हमारी ये मजबूरी है, नो डाउट। अच्छा, एक चीज और कि हम आगे एडवांस, जो रशिया हमें जो प्लेन दे रहा है, रशिया की अपनी इकोनॉमी भी खराब है, नो डाउट अबाउट इट। रशिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यही रशियन का इंजन तो पाकिस्तान के AJ-17 में भी लगा है। क्या हम रशिया पे ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ये बात मानना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिनसे रशिया के संबंध अच्छे नहीं है। हमने उनसे संबंध अच्छे रखे हैं, तो ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जहां पर बहुत जगहों पर हमें ऐसा लगता है कि रसिया पाकिस्तान को कुछ चीजें दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर भारत मना कर दे बहुत स्ट्रांगली, रसिया ने ये काम बैलेंस करने के लिए भी किया। क्योंकि बीच में एक ऐसा फेज आया कि हम अमेरिका की तरफ ज्यादा जाते हुए, देखिए रसिया की तुलना में इंडियन मारुति कार से करता हूं। मारुति भारत में सबसे ज्यादा कारें बेचती है और वो 1.5-2 लाख महीने में बेचती है। फिर दूसरे नंबर वाली गाड़ी 50-60 हजार में। लेकिन मारुति फिर भी डरती है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि स्थितियां बदल जाए। वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है। नंबर 1 पर ही रहने से मारुति संतुष्ट नहीं, नंबर 1 पर रहने से रसिया संतुष्ट नहीं। वो चाहता है कि जो उसका शेयर है कि भारत के इतने % इक्विपमेंट में हमारा परसेंटाइल क्या था, अगर वो परसेंटाइल घट रहा है तो रसिया अलर्ट हो जाता है। फिर वो अन्य माध्यमों से वो एक संदेश देता है कि अगर आप हमसे नहीं खरीदेंगे तो हम पाकिस्तान को भी बेच देंगे। तो मुझे लगता है इसे इस रूप में देखना चाहिए। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम और कि Su-57 जो है वो फाइटर, हमारे पास ज्यादातर फाइटर जेट्स रशिया के ही हैं। कहीं हम किसी प्रॉब्लम में आए और रशिया प्रॉब्लम में आए, जैसे अभी वॉर चल रही है, तो हमारे पास इनके स्पेयर्स आने मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा इसको डाइवर्सिफाई करते हैं। अगर फॉरेन के फाइटर जेट्स की बात करें तो हमारे पास या तो फ्रेंच है, मिराज और क्या बोलते से राफेल, और बाकी हमारे पास रशियन। तो क्या अच्छा नहीं होगा कि हम किसी तीसरे कंट्री से लें, चौथे से, या अपना इंडिजिनस बनाया हुआ लें, वो ज्यादा अच्छा होगा? If you need to lose that cortisol belly, do these 5 Tai Chi moves every morning for. बिल्कुल, जब आपके पास ये आया कि हम लोग इसमें अपना इंडिजिनस बनाया हुआ लें, वो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, जब आपके पास ये आया कि हम लोग इस विषय में बात करेंगे, ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी आया और अच्छा कि आपने पूछ लिया, वरना मैं इसका उत्तर आपके बगैर प्रश्न के भी करता। बहुत ये सोचने वाली बात है कि हम क्या चाहते हैं। हम डिपेंडेंसी अपॉन 1 या 2 नेशन चाहते हैं या उसमें डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। स्ट्रेटजी तो ये कहती है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए।
बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कोई एक देश जैसे होता है कि हमारे पास पैसा हो तो उसका निवेश क्या एक ही जगह करना चाहिए, ये कई जगह करना चाहिए, कई जगह करना चाहिए, जिससे हम कोई एक कंपनी के शेयर गिरे तो हम दूसरी कंपनी से उसे बैकअप कर ले। तो भारत को कई जगह पर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में लेना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि कोई बड़ा राष्ट्र जिसके पास बेहतर फाइटर जेट है वो हमें बहुत डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार थी, पहली बात। दूसरी बात, रसिया इसीलिए ऑफर लेके आया कि इंडिया में ही बनाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ तो ये भी खबरें मिली हैं कि हम राफेल से लगभग 50% दामों पर हम फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का Su-57 देने के लिए तैयार है, ये भी बातें आ रही हैं। तो रसिया इसीलिए भारत में बना करके पूरी तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके पूरी तरह से भारत को देना चाहता है, ज्वाइंट वेंचर में डेवलप करना चाहता है कि जिससे भारत की वो कंसर्न कि रसिया अगर तकलीफ में है तो भारत को फिर दिक्कत ना आए, भारत की जो सिक्योरिटी है, जो संप्रभुता प्रभावित ना। इसीलिए मुझे लगता है रसिया ने इतना बड़ा ऑफर दिया है कि यही बनाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, इंजन भी देंगे आपको, इसके साथ संपूर्ण चीजें देंगे, जॉइंट वेंचर के रूप में इंडिया में ही बने। तो मुझे लगता है शायद रसिया ने उस कंसर्न को ध्यान रखा है कि जो भारत की संप्रभुता पर कोई निगेटिव प्रभाव न पड़े। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं किसी देश की संप्रभुता डिफेंस मामले में सबसे अच्छी कि वो इंडिजीनियस डेवलप करे। जब तक इंडिजीनियस डेवलप नहीं हो पा रही है तब तक वो कम से कम उसमें अलग अलग तरह के गुलाब के फूल होने चाहिए, अलग अलग फाइटर जेट्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी जरूर होने चाहिए। लेकिन अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत को अपने अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए और शायद भारत दे रहा है। Su-57 में इतने बड़े ऑफर के बाद देखते हैं भारत क्या कर रहा है। 2016, 17, 18 से तो भारत ने Su-57 प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने की इच्छा 2018 के बाद बंद ही कर दी। तो भारत इंडिजिनस की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो ट्रांजैक्शनल फेज है, इस फेज में हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए कोई ना कोई फाइटर जेट सीरीज हमें रखनी होगी 5वीं पीढ़ी के लिए, क्योंकि रसिया, चाइना कम से कम अब वो 6वीं पीढ़ी की बात कर रहा है, 5वीं पीढ़ी का स्ट्रॉन्ग बेड़ा उनके पास है। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी। सर, अभी हमने राफेल खरीदे थे कुछ टाइम पहले, और जो राफेल खरीदे उस पर ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स से या ऑपोजिशन की कुछ पार्टी से बहुत तगड़ा जैसे बोलते हैं तनकीद आई, और उन्हीं ने की जिन्होंने ये राफेल डील साइन की थी। तो क्या ये लोग हमारी एसयू डील को भी एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जब उन्होंने राफेल डील साइन की थी तब तो ऑपोजिशन ने, यानी कि बीजेपी ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब राफेल आने शुरू हुए तो वो चीखने शुरू हो गए। देखिए, राफेल डील में भी मैंने उस समय भी कहा था, शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि राफेल डील को भी मैं एक कार से लेता हूं। कार का बेस मॉडल 10 लाख का था, टॉप मॉडल 20 लाख का, 22 लाख का। इसी तरह राफेल में भी है कि उसमें आप उसका कौन सा मॉडल ले रहे हैं, कौन से इक्विपमेंट लगा रहे हैं, उससे उसके रेट में अंतर आ जाता है। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसके बाद राहुल गांधी को पीछे हटना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सर्वोच्च न्यायालय में वो चीज कंसेंट बनी कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष उस राफेल डील के बाद और उसमें मुंह की खाने के बाद कम से कम अब ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाएगा। लेकिन जिस तरह का इस समय विपक्ष है, राहुल गांधी के नेतृत्व में है, वो किसी मुद्दे पर कुछ भी रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि रसिया के साथ संबंध उन्होंने भी बहुत अच्छे तरह से डेवलप किए हैं, तो क्या रसिया को भी वो इसी सामान्य तरीके से लेंगे, या रसिया के मामले में कम से कम नेशनल सिक्योरिटी और रसिया दोनों के मामले को लेकर के साथ वो उनका जो अप्रोच है शायद उस लेवल तक न जाए, ऐसी मैं उम्मीद जरूर करता हूं। राइट, अब वो अप्रोच उस लेवल तक ना जाए, फाइन। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे भी हमारी ऑपोजिशन नहीं छोड़ती है पॉलिटिक्स करना। खैर ठीक है, उनका राइट है, उनकी ड्यूटी भी बनती है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोले, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसपे गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। ऑपोजिशन को भी, रूलिंग पार्टी के लिए भी ये होता है कि जब ऑपोजिशन की सरकार हो तो आप उसके साथ खड़े हो, नो डाउट। अच्छा, ये जो Su-57 की डील है, इस डील के लिए पता नहीं ऑपोजिशन का क्या रोल होगा, ऑपोजिशन क्या किस तरीके से इसको लेगी। लेकिन जितना आप ऑपोजिशन को, क्या है कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट आप बहुत अच्छे हैं, क्या हमारे ये राहुल जी और दूसरे लोग, या Su-57 से डील हो जाएगी तो क्या उसको वो मान लेंगे कि हाँ यार डील ठीक हो गई, अच्छा काम हो?
देखिए राहुल जी और दूसरे लोग या SU-57 से डील हो जाएगी तो क्या उसको वो मान लेंगे कि हाँ यार डील ठीक हो गई, अच्छा काम हो? देखिए रोहित जी, क्योंकि ये सब अगर मेरे इंटरेस्ट में कहें सबसे अच्छा प्रश्न तो यही है। तो देखिए राहुल गांधी एक तो अनप्रेडिक्टेबल है, और मैं इसकी तुलना नरेंद्र मोदी से करता हूँ, वो भी अनप्रेडिक्टेबल। अब देश की जनता दो अनप्रेडिक्टेबल में एक को स्वीकार करती है, एक को अस्वीकार करती है, तो ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल गेम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अनप्रेडिक्टेबल होने पर भी एक सिम्टम्स है राहुल गांधी की, चेन ऑफ सीरीज है कि भारत सरकार जो भी करती है उसमें लगभग 99.9% टाइम ऐसा होता है कि राहुल गांधी उसके सपोर्ट में नहीं आते। लेकिन मैटर क्योंकि रसिया का है, तो मुझे लगता है कि आलोचना शायद उस लेवल तक तो नहीं होगी, लेकिन वो तहे दिल से स्वागत करेंगे। मैं इसकी उम्मीद राहुल गांधी से नहीं कर, राहुल गांधी इसका स्वागत नहीं करेंगे। सही बात है। अच्छा फाइनल सर, 6th जनरेशन फाइटर जो एम का है वो बन रहा है अभी 6th जनरेशन फाइटर बहुत कम कंट्रीज के पास है। चाइना तो क्लेम करता है कि उसके पास है, हम बना रहे हैं, फिर हम 5th जनरेशन बना रहे हैं, 6th जनरेशन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट। एम का हमारा 5th जनरेशन है। ये 5th जनरेशन 6th जनरेशन क्या हम बाकी सारे कंट्रीज बना लेंगे तभी बनेगा, उससे पहले बनाने का कोई चांस नहीं? देखिए वही बात है जो प्रारंभ में मैंने कहा था, हमने बहुत देर शुरू किया, और अपग्रेडेशन जनरेशनल अपग्रेडेशन है, तो हम तो जनरेशन में ही बड़ी मुश्किल से आए। अभी तो हम 5th 6th की बात में हमारे लिए बहुत कठिन है, देखिए बहुत कठोर प्रोसेस है, और स्टेप बाय स्टेप कोई भी व्यक्ति, अगर मैं सरल शब्दों में आपके दर्शकों को कहूं तो कोई बच्चा 6 से 11 12 में नहीं आ सकता, उसे 7 8 9 10 11 12 करना पड़ेगा। तो हमारे लिए भी इसी तरह डेवलपमेंट के जो फाइटर जेट डेवलपमेंट की एक प्रोसेस होती है। आप एक स्टेप को 3rd से 6th हम नहीं बना, हम वो 4th 5th में जाएंगे, वो प्रोसेस उसी रफ्तार से चलेगी। या तो फिर हमें कोई अतिरिक्त हेल्प मिल जाए, जैसा कि रसिया से मिल जाए, तो हम उस पर फिर काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उस टेक्नोलॉजी का हम कितना उपयोग इंडिजीनियस कर सकते हैं, उसमें भी हमारी शर्तें होती है। तो भारत को अपना जो इंडिजिनस प्रोग्राम बनाया है उसी को बहुत गति से चलाना पड़ेगा, शायद उसके बाद ही हम उन चीजों को डेवलप कर पाए। अभी वेट एंड वॉच, वी आर वेरी लेट, और मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत सरप्राइज कर पाएंगे, क्योंकि सरप्राइज फैक्टर फाइटर जेट में नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी हम समय के साथ जितनी हमने अपने लक्ष्य रखे, भारत ने स्वयं अपने फाइटर जेट निर्माण के 5वें और 6वें पीढ़ी के जो टारगेट रखा कि हम कितने स्तर तक बना लेंगे, अगर हम उसे अचीव कर लेते हैं, उसमें हम समय 2-4-10 साल का डिले नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूं भारत के लिए यही चीज बहुत बड़ी मानी जाएगी। समय से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करें, फाइटर जनरेशन को अब डिले नहीं होना चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं आएगी। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे, और बहुत अच्छा अब की बार पॉलिटिकल डिस्कशन आपके साथ होगा, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल समझ बहुत स्ट्रांग है। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।